देखिए मैथ का जो आपका अगला चैप्टर है बहुपद, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत सिंपल है। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने होते हैं और जितनी भी एक्सरसाइजें हैं आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जानना ये होता है कि बहुपद है क्या, किस प्रकार से हम बहुपद को परिभाषित कर सकते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, उसके गुणनखंड क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, शून्यकों की सहायता से गुणनखंडों में क्या मान आते हैं, और उसके बाद आपको बहुपद का निर्माण भी पढ़ना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके शून्य दिए हुए हैं तो आप किस प्रकार से बहुपद बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें सीखना होगा चर और अचर राशि। तो चर राशियां क्या होती हैं, चर और अचर दोनों आपको सीखना है। सबसे पहले चर राशियां, तो चर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान प्रत्येक प्रश्न में बदलता रहता है। जैसे आपके अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, इनके मान हम देखते हैं प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग मान आते हैं। कभी x बराबर -5 आता है, कभी x बराबर 1/2 आ जाता है। तो वे राशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं वो चर राशियां कहलाती हैं। जैसे कि आपका बीजगणित में जो आप प्रयोग करते हो ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड, प्रारंभ में कुछ ऐसी किताबें आती थी जिनमें ए बी सी डी के स्थान पर छोटा बड़ा का प्रयोग होता था, का खा, ठीक है। तो अब जो आपकी किताबें हैं उसमें छोटा बड़ा का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात हिंदी के लेटर्स का प्रयोग नहीं होता है। एक प्रकाशन आता था विद्या प्रकाशन, उसमें ऐसा होता था, ठीक है, का खा का प्रयोग किया जाता था। अब ऐसा कोई प्रकाशन या ऐसा कोई मैथ की बुक नहीं है जिसमें आपका छोटा या ज्ञा के बीच का कोई अंक या लेटर्स मिलता हो। अब केवल और केवल इंग्लिश के अल्फाबेट जो आपके होते हैं, जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, इनका ही प्रयोग किया जाता है। तो चर राशियां वे राशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे अचर राशि। अचर राशि क्या होती है, अचर राशियां वे राशियां जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि संख्याएं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो वे राशियां जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं वो अचर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां मान बदलते रहते हैं। अब बात आती है इन्हीं दोनों की सहायता से हमें बहुपद की परिभाषा को समझना है। तो देखिए बहुपद होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे परिभाषा। तो बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात, चर की घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक। बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होनी चाहिए। अर्थात जैसे कि हमारा दिया हुआ है x की घात 2/3 + 5, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात भिन्नात्मक रूप में है, अर्थात 2/3 जो है वो भिन्न रूप में है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगर दिया है आपका, मान लीजिए y की पावर -2 + 6y + 2, ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि का प्रयोग किया गया है ये चर राशि ऋणात्मक घात के साथ में है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे दिया है आपका x² + 3x + 6, ये हमारा बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें जो भी चर राशियां प्रयोग की गई हैं उन चर राशियों की जो घात है वो धनात्मक है और साथ में भिन्न रूप में भी नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद कहलाता है। तो बहुपद देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होनी चाहिए। भिन्नात्मक अर्थात बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि आपका अगर एक एग्जांपल दिया है z + 5, ये भी बहुपद है। लेकिन अगर दिया है आपका 2/y + 3,
तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो y आपका है ये हर रूप में है अर्थात बटे में है। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा -1। जब हम इस हर को अंश के साथ में गुणे में लिखेंगे तो इसकी जो घात है वो माइनस हो जाएगी, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है, चर की घात से मतलब है चर की घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तो वो बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है आपका √t+5, √t+5 अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर जो रूट है इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 यानी 1/2, अर्थात जो हमारी चर राशि है उसकी घात कितना है 1/2, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं, ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो अच्छे से समझना ये है कि चर राशि की घात देखनी है, घात में क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए, वही हमारा होता है बहुपद। तो बहुपद वे होते हैं जिनमें चर की घात ना ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होनी चाहिए। अब देखिए आपने पढ़ लिया चर और अचर, बहुपद की परिभाषा पढ़ ली। अब बात करते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बहुत ही सिंपल टॉपिक है। करना क्या है इसमें, अगर मान लीजिए आपका कोई बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, तो दिए गए बहुपद में सबसे पहले हमको देखना होता है चर राशियां। तो हमने चर राशियां देख ली। चर राशि में जिस राशि की घात सबसे बड़ी होती है, जैसे यहाँ पर देखिए y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो दी गई चर राशियों में जो सबसे अधिकतम मान होता है, दी गई चर राशियों में जो सबसे अधिकतम मान होता है वही होती है बहुपद की घात। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। अगर दिया है आपका x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5, ऐसे करके आपका 4 प्लस 2x² फिर क्यूब, जैसे भी आपका बन पाए, बहुत बड़ा मान जैसे कि दिया हुआ है +1। तो इसमें भी आपको यही देखना है कि जितनी भी चर राशियां प्रयोग की गई हैं उन चर राशियों में जो सबसे बड़ा मान होगा वही होता है बहुपद की घात। सिंपल सा टॉपिक था आपका बहुपद की घात। दिए गए बहुपद में प्रयोग की गई सभी चर राशियों की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात भी आप समझ गए। अब जो अगला टॉपिक है वो ज्यादा आपको ध्यान रखना है, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार में आपका क्या आएगा कि आप बहुपद कितने प्रकार के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जैसा कि आपका बहुपद होगा तो रैखिक बहुपद, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा एक चर वाले, द्विचर वाले, फिर द्विघात, फिर त्रिघात, फिर चतुर्थ घात, ऐसे करते करते आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग प्रकार के आपको बहुपद मिलते जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल द्विघात तक ही प्रयोग किया गया है, बहुपद को द्विघात तक ही प्रयोग किया गया है, उसके आगे आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानना होता है इसमें कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और जो हमारे द्विघात होते हैं उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। ऐसे करते करते आप आगे पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में केवल द्विघात तक है, होते तो त्रिघात, चतुर्थ घात, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से समझिए। तो इसमें मुख्यतः आप में द्विघात तक ही वर्णन किया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, पहला हमारा हो गया रैखिक बहुपद, इसके बाद द्विघात बहुपद, फिर इसके बाद त्रिघात, फिर ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे चतुर्थ घात, पंचघात, आवश्यकता पड़ती है तो। और आपके सिलेबस में द्विघात तक ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है।
तो बात करते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जितना भी आप बहुपद के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आपको चर राशि के बारे में जानना होगा। अगर रैखिक की बात आएगी तब भी चर राशि पर डिपेंड करेगा, द्विघात की बात आएगी तब भी चर राशि पर ही डिपेंड करता है, ऐसे ही त्रिघात पर। तो अगर रैखिक बहुपद की बात करते हैं तो वे बहुपद जिनमें चर की घात एक पाया जाता है, वे बहुपद जिनमें चर की घात कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है। ठीक है, कोई भी आपका चर राशि दी है, चाहे एक्स दी हो, वाई दी हो, जेड दी हो, उसकी घात कितना होना चाहिए, एक। देखिए जैसा कि आपका दिया हुआ है x + 5, तो यहाँ पर जो x चर राशि है इसकी घात कितना है, एक। केवल और केवल चर राशि की घात से मतलब होता है, अचर राशि की घात से कोई मतलब नहीं। ठीक, चर राशि की घात आपको देखनी है तो हम देखते हैं यहाँ पर x की घात एक लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए दो राशियां दी हैं x + 3y, तो इसका नाम बदल जाता है। तो इसका जो नाम बदलेगा वो क्या होता है डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद के दो प्रकार आप पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे एक चर वाले जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार की चर पाई जाती है, फिर इसके बाद दो चर वाले जिनमें अलग अलग प्रकार की दो चर राशियां पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल 3x + 5, ये आपका एक चर में रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर दिया है 2x + 3y, 2x + 3y, तो यहाँ पर दो अलग अलग चर राशियां दी हुई हैं, y भी है और x भी है, तो इसको हम कहेंगे दो चर राशि वाला रैखिक बहुपद। घात सबकी एक होता है, चाहे दो चर वाला हो और चाहे एक चर वाला हो। तो आपको इतना ध्यान रखना है, दी गई चर राशि पर केवल और केवल एक घात होनी चाहिए, अर्थात घात का संख्यात्मक मान एक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। दो प्रकार के, एक चर वाले जैसा कि y + 7, t + 9 या फिर z + 11, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे इसका केवल और केवल एक ही प्रकार की चर राशि होनी चाहिए, तो वो होते हैं एक चर वाले रैखिक बहुपद। इसके बाद जो दूसरा आपका है, इसमें दो अलग अलग प्रकार की चर राशियां पाई जाएंगी। अब ऐसा ना हो कि दिया है 3x + 5x और तुमसे कोई पूछ बैठे बताओ ये कैसा बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे, दो चर राशि वाला बहुपद। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों चर राशियां एक जैसी हैं, तो इनके गुणांक आपस में जोड़े, घटाए, गुणा या भाग किया जा सकता है। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आएगा 8x, तो यहाँ पर आपकी केवल एक ही प्रकार की चर है x और इसकी पावर कितनी है, एक, तो ये बनेगा आपका रैखिक बहुपद तो बनेगा, लेकिन एक चर वाला। कौन सा बनेगा, एक चर वाला। ठीक, ध्यान ये रखना होता है कि दो चर राशियों में, जैसे कि मान लीजिए दिया है 3t + 5z, ये हमारा दो चर राशि वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें t भी है, एक अलग चर राशि है, z एक अलग चर राशि है। तो अलग अलग जब चर राशियां होती हैं और दोनों की पावर देखनी है, एक होना चाहिए, दोनों की पावर भी अगर एक है तो एक चर, दो चर वाले रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक की बात आएगी तो केवल एक प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं y + 2a, ABCD भी आपका हो सकता है, a + 2b, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान ये रखना है दो अलग अलग चर राशियां होनी चाहिए, दोनों की घात एक होना चाहिए। इसके बाद जो आपका अगला बहुपद होता है वो होता है द्विघात। तो द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की घात या चर की अधिकतम घात दो होती है, अर्थात किसी भी बहुपद में दी गई चर राशियों में सबसे बड़ी घात अगर दो है तो वह बहुपद
द्विघात बहुपद कहलाता है, वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं y² प्लस 9y प्लस 6। बस ये देखना है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितना है 2, यानी इस बहुपद की घात 2 है। तो अगर इस बहुपद की घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाए। ठीक, त्रिघात की अगर बात करते हैं तो इसमें घात 3 हो जाता है। इतना अंतर है कि दिए गए बहुपद में बहुपद की जो चर राशियां हैं इनकी सबसे बड़ी घात 3 अगर है तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो बहुपद के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ा? रैखिक 2 प्रकार के, एक चर, दो चर, द्विघात और त्रिघात। तो आपके सिलेबस में 2 घात तक ही सीमित है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? बहुपद के गुणनखंड और शून्य। दोनों लगभग एक ही चीज होती है, थोड़ा सा अंतर होता है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या? देखिए, जैसे कि हम अगर एक बहुपद ले लें, द्विघात बहुपद दिया है हमारा x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x² प्लस 5x प्लस 6। इसके करने हैं हमको पहले गुणनखंड, जिनको हम कहते हैं फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर आप इसके गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। गुणनखंड करने का नियम क्या होता है कि जो आपकी अचर संख्या है इसका गुणा x² के गुणांक, अब यहाँ पर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसी से करना होता है। फिर इसके बाद इसका गुणा किया हमने, इसके कर लिए जाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड कर लिया आपने, इन गुणनखंडों को इस प्रकार से समायोजित करना होता है कि जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो बीच वाली राशि आनी चाहिए, तथा इनका अगर गुणा किया जाता है तो मान 6 आना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसको लिख लें 2 + 3 आ जाएगा हमारा कितना? 5। अगर हम इसकी गुणा करते हैं 2 × 3 बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। गुणनखंड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आपका रिवीजन फिर से एक बार हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखिए क्या बनेगा आपका x², 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 + 3x, और ये हमने लिख लिया। ठीक, करना क्या है यहाँ पर? जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा 2x + 3x + 6। 4 प्रकार के पद या 4 पद हमें प्राप्त हुए। 2-2 पदों की सहायता लेनी है और जो उभयनिष्ठ होगा, जिसको हम कॉमन कहते हैं, वह कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए, जो पहले 2 पद हैं इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है, तो x आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। अर्थात अगर कोई भी आपके पद है और उसमें आप किसी भी राशि को उभयनिष्ठ ले रहे हैं या कॉमन ले रहे हैं तो उससे भाग किया जाता है। उससे क्या किया जाता है? भाग। ठीक, तो जैसे कि 1x से इसमें का 1x कट जाएगा, बचेगा हमारा x। फिर x से x कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये राशि आपकी बचेगी, तो यहाँ पर ये बचेगा आपका x + 2। अगले जो 2 मान हैं इनमें हम देखते हैं भाई क्या दिया है? 3। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो बनेगा आपका x + 2। कभी भी आप गुणनखंड करिए, अगर ब्रैकेट के दोनों मान एक जैसे और चिन्ह भी एक जैसे आ जाएं तो आपका जो गुणनखंड है बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में और बचा वाला मान एक ब्रैकेट, ये होते हैं गुणनखंड, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इसको कहा जाता है गुणनखंड। लेकिन अगर कह दिया जाए कि किसी दिए हुए बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने, गुणनखंड अगर आप समझ गए तो आपको शून्य में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों? उसमें करना ये होता है कि जो x के मान आते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। जैसे कि यही आपका क्वेश्चन है, यहाँ तक ये जो मान आए इनको हम कहेंगे गुणनखंड। लेकिन अगर x + 2 जो मान आपका आया है इसके बराबर हम 0 रख दें
और यहाँ से अलग अलग x के दो मान निकाल दें तो ये आएगा x बराबर -2, और इधर अगर आप करते हैं तो यहाँ से आएगा x बराबर -3। तो x के ये जो दो विभिन्न मान आते हैं यही कहलाते हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों की तुलना आप 0 के साथ में करेंगे तो x के दो अलग अलग मान आते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं बहुपद के शून्यक या समीकरण के शून्यक। शून्यकों की संख्या घात पर निर्भर करती है। अगर घात 1 है, जैसे कि कोई आपका रैखिक बहुपद है और इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x का केवल और केवल एक ही मान ज्ञात होगा, क्योंकि जो शून्यक होते हैं ये घात पर निर्भर करते हैं। अगर घात 1 है तो x का 1 मान आएगा, घात अगर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, घात अगर 3 होगी, जैसा कि ये आपका क्वेश्चन लिखा गया, अगर घात 3 होगी तो x के 3 मान आएंगे। जो x के मान आते हैं इन्हें ही हम शून्यक कहते हैं, और आपकी एक्सरसाइज में इन्हें अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त किया गया है। तो जो पहला मान है वो अल्फा और जो दूसरा मान है वो बीटा, इसी आधार पर आपको पढ़ना है। तो गुणनखंड भी आप समझ गए, शून्यक भी आप समझ गए। अब आगे का जो नियम है शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, ये एक प्रकार के सूत्र होते हैं। तो देखिए ये सूत्र किस प्रकार से निकलता है। तो अगला टॉपिक जो आपका बचा, जो कि इम्पोर्टेंट है, शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। मान लेते हैं हमारे पास कोई मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है। ठीक, ये हमने एक मानक समीकरण ले लिया और इस मानक समीकरण के हम मान लेते हैं जो शून्यक है वो अल्फा तथा बीटा है। दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ से दो फार्मूले निकलते हैं, वही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फार्मूला क्या निकलता है, तो जो पहला सूत्र आएगा आपका, जिसको हम कहते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर भाषा के रूप में हम समझते हैं तो x का गुणांक जो है b है, x² का गुणांक क्या है a है। तो सीधा सीधा हमको याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है मूलों का योग। मूल क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा के मान कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा भी चर राशियां हैं। जो दूसरा फार्मूला इसका निकल कर आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इनका प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे एक्सरसाइज में। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a अर्थात अल्फा बीटा c/a, ये आपके दो फार्मूले लगने वाले। इसको अगर व्यक्त करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर आपको हिंदी में समझना है कि ये कहाँ से आया, कौन है, तो देखते हैं x का गुणांक b है, x² का गुणांक क्या है a, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो अचर पद बटे x² का गुणा, अचर पद बटे x² का गुणा। आपको याद रखना है केवल और केवल, हाँ इस प्रकार से याद रखना है, केवल रटना नहीं है कि अचानक से कोई ये चीज लिख के पूछ ले कि हमने ये भी पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो आपको पता ही नहीं है। तो है तो दोनों एक ही बात भाई। अचर पद तो जो c वाला मान होता है, अगर हम तुलना करें x² + 5x + c = 0, इसकी अगर हम तुलना कर दें मानक समीकरण से तो a यहाँ पर है, यानी a की वैल्यू 1, b 5 और c क्या है आपका 6।
अर्थात जो सी होता है वो अचर राशि होता है। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद हमने क्या माना है, सी है, ठीक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा के लिए सी बटा ए। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके दिए हुए हैं शून्य अल्फा और बीटा, या इनके मान दिए हुए हैं अल्फा और बीटा के, और आपसे बोल दिया जाए कि एक द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। अल्फा बीटा क्या है, दिए गए क्वेश्चन या दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 5, और कह दिया जाए इनकी सहायता से एक द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 है, बीटा 5 है, यहाँ से आप हल करेंगे, आएगा कितना, 4। फिर आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो -1 गुणे 5 बराबर -5। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल चुका है। तो अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो इसी फार्मूले में आपको केवल मान रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4x और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 दिया है, ये आपने इसमें मान रख दिए और हल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रयोग आपको एक एक्सरसाइज में मिलेगा 2.2 या 2.3, आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए आपकी एक्सरसाइज क्या है 2.1, पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है या आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो x अक्ष और y अक्ष के रूप में यहाँ पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनमें आपको केवल और केवल x अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात दिए गए ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि पहली जो सरल रेखा दी हुई है, ये रेखा केवल और केवल y अक्ष को काट रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपका x अक्ष का कोई भी शून्य नहीं। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर जो आपका वक्र दिया हुआ है ये केवल और केवल x अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, ये आपका दूसरा रहा। ऐसे ही तीसरा देखते हैं, तो जो तीसरे में आपका वक्र दिया हुआ है, ये वक्र x अक्ष को 3 बिंदुओं 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। केवल और केवल आपको शून्यकों की संख्या ही बतानी है। अगला जो क्वेश्चन है, ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 1, 2 बिंदुओं पर, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। नेक्स्ट इसको देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला जो ग्राफ है 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल और केवल ग्राफ की सहायता से x अक्ष या px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो x अक्ष पर चले गए मानों की संख्या बतानी थी। तो दिए गए ग्राफ जितने स्थानों पर x अक्ष पर विभाजित हो रहे हैं या x अक्ष को काट रहे हैं, उसी संख्या को हम x अक्ष के शून्यक या px के शून्यकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहले में सरल रेखा जो कि y अक्ष को काट रही है, कोई शून्यक नहीं। दूसरे में केवल और केवल एक बिंदु पर, तो px का एक शून्यक। अगले में 1, 2, 3 बिंदुओं पर x अक्ष को काट रहा है,
तो px के 3 शून्य। नेक्स्ट 2 बिंदुओं पर 2 शून्य, इसमें 4 बिंदुओं पर विभाजित कर रहा है तो 4 शून्य, ये वाला 3 बिंदुओं पर विभाजित कर रहा है तो 3 शून्य। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, आराम से नोट कर लीजिए।